हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के ऊपर आधारित है। द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के ऊपर आधारित है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी इस वीडियो में जो हम टॉपिक सीखेंगे वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, और इस टॉपिक के ऊपर एक नियम होता है, नियम आता है जिसे हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। तो यानी इस वीडियो में हम राउल्ट के नियम को भी समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वाष्पशील द्रव हैं। क्या है? दो वाष्पशील द्रव है। ठीक है, अब इन दो वाष्पशील द्रव का मतलब क्या होता है? वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि वाष्पशील ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्पित होते हैं। वाष्पित का मतलब ये होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को वाष्पशील कहा जाता है। तो दो पदार्थ हैं, दो द्रव हैं जो वाष्पशील हैं। अब इनको क्या करते हैं? इनको मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो सभी को पता है कि जब दो द्रव को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। ठीक बात है। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। अब ये हो गया एक पात्र, और इस पात्र में हमने क्या करा? इन दो जो द्रव हैं, वाष्पशील द्रव हैं, उनको हमने इसमें मिला दिया, यानी विलयन बना दिया। ठीक है, यानी इस पात्र में क्या है? विलयन है। ओके, चलो अब क्या है कि ये जो पात्र है ये बंद भी है। कैसा है? बंद है। अब इस विलयन का जो ताप होगा वो भी मान लो निश्चित ही होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो विलयन बना है ये वाष्पशील अवयवों से बना है या वाष्पशील घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर ये विलयन वाष्पशील घटकों से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो विलयन है इसका भी वाष्पन होगा। क्या होगा? इस विलयन का वाष्पन होगा। वाष्पन का मतलब वाष्प के रूप में बदलना, यानी वाष्प के अणुओं के रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो विलयन की ऊपरी सतह है, यानी जो विलयन का जो सरफेस है, यहाँ से क्या होगा कि जो विलयन के अणु हैं वो वाष्पित होंगे। क्या होंगे? वाष्पित होंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, वाष्पित होंगे। और कहाँ जाएंगे? इस पात्र का जो खाली स्थान है वहाँ पर ये जाएंगे। अब क्या होगा कि जब इस खाली स्थान में जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये लिख लेते हैं, ये वाष्पन हो रहा है। ठीक है, अब वाष्पन होता रहेगा तो क्या होगा कि इस बर्तन के अंदर जो खाली जगह है वो सीमित है। क्या है? सीमित है। तो ऐसी स्थिति में जब इस बर्तन के अंदर बहुत सारे विलयन के अणु, यानी विलयन के वाष्प के अणु इकट्ठा हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वाष्प के अणु इस खाली बर्तन के ऊपरी भाग से टकराएंगे, और टकराने के बाद पुनः कहाँ आएंगे? विलयन के सतह पर आएंगे और विलयन में मिल जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर वाष्प के अणु हैं, वाष्प के अणु जो बहुत अधिक संख्या में हो चुके हैं, तो वो क्या होंगे कि जब ऊपरी भाग से टकराएंगे तो आएंगे नीचे। ठीक है, द्रव की सतह पर, और फिर से कहाँ? यानी द्रव में फिर से मिल जाएंगे। तो यानी वाष्प के अणु जब फिर से द्रव की सतह में मिलेंगे, यानी द्रव के अंदर मिल जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्यारे बच्चों संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब क्या होगा कि प्रारंभ में अगर हम लोग वाष्पन की बात करें, प्रारंभ में वाष्पन की बात करें तो वाष्पन की जो दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान होता है, तो जो विलयन के अणु हैं वो बहुत तेजी के साथ जो है वाष्पित होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर खाली स्थान जो होता है वहाँ पर वाष्प के अणुओं की संख्या यानी सांद्रता शून्य होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो संघनन होगा
संघनन वो शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभ में शून्य होता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि जब इस खाली स्थान में, यानी जो ऊपर खाली स्थान है वहाँ पर वाष्प के अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, यानी वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ती है, तो क्या होता है कि संघनन की दर भी बढ़ जाती है। संघनन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन वाष्पन की दर वही रहती है। वाष्पन की जो दर होती है वो स्थिर रहती है, ऐसा लिख सकते हैं, स्थिर रहती है। उसमें ना ही वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। लेकिन यहाँ पर जो संघनन की दर है वो प्रारंभ में क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन बाद में बढ़ जाती है। कब, जब इस खाली स्थान में वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है ना, सांद्रता बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब वाष्पन और संघनन इन दोनों की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था कहते हैं। बात समझ में आई? यानी क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब वाष्पन की दर, यानी विलयन से जितने अणु निकल करके वाष्प में जाएंगे उतनी ही मात्रा में वहाँ पर जो वाष्प है उस वाष्प के अणु विलयन में मिल जाएंगे। तो जब यानी दोनों की दर बराबर हो जाएगी तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। और साम्य अवस्था पर विलयन के वाष्प के अणुओं के द्वारा, साम्य अवस्था पर विलयन के वाष्प के अणुओं के द्वारा विलयन की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अच्छा, विलयन के वाष्प दाब को हम लोग P से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के अंदर जो घटक हैं, घटक मतलब हमने दो घटक लिए थे, दो दरों लिए थे जो वाष्पशील थे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलयन के अंदर जो घटक हैं उनके आंशिक वाष्प दाबों का योगफल ही क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है। यानी विलयन के अंदर जो दो घटक होते हैं उनके आंशिक वाष्प दाबों का जो योगफल होता है वही क्या कहलाता है, विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आई ना? अब अगर यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब है तो विलयन के अंदर जो दो घटक हैं, दो घटक, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे दो घटक हैं या दो अवयव कौन से हैं, एक तो आपका हो जाएगा अवयव ए और दूसरा हो जाएगा अवयव बी, अवयव बी हो जाएगा। अब अवयव ए का जो आंशिक दाब होगा, अवयव ए का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, पीए हो जाएगा, ठीक है। और अवयव बी का जो आंशिक वाष्प दाब बोल सकते हैं, यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब भी लिख सकते हैं, आंशिक वाष्प दाब जो होगा, यानी अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो पीए होगा, ठीक है। तो यानी अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब और अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब का योगफल ही क्या कहलाता है, विलयन का वाष्प दाब। वास्तव में विलयन का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब यानी पी कहलाता है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के अंदर उपस्थित जो अवयव होते हैं उनके वाष्प दाबों का योगफल ही क्या योगफल जो होता है वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इनकी जो है भाषा थोड़ी सी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब
विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों, यानी यहाँ पर जो दो अवयव हैं, दो अवयवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया विलयन का वाष्प दाब। अब क्या होता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, इन विलयनों के वाष्प दाब के लिए क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है राउल्ट। उन्होंने एक नियम दिया था विलयनों के वाष्प दाब के लिए, एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विलयन के वाष्प दाब जो होता है दो अवयवों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर एक सूत्र भी लिख सकते हैं क्या, कि विलयन का जो वाष्प दाब P होता है वो बराबर होता है अवयवों के वाष्प दाब। मान लो यहाँ पर क्या है, अवयव A है, उसका आंशिक दाब कितना है, PA है। अवयव A का जो है आंशिक दाब क्या है, PA है, और अवयव विलयन के अंदर अवयव B जो है उसका आंशिक दाब क्या है, PB है। ठीक है, तो यानी अवयवों के वाष्प दाबों का योगफल ही क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राउल्ट के नियम की, यानी जो विलयनों के वाष्प दाब होता है उसके लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसे उन्हीं के नाम पर क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इन विलयनों के लिए, इन विलयनों के लिए, इन विलयनों के लिए राउल्ट ने एक मात्रात्मक, ऐसा लिख सकते हैं मात्रात्मक, यानी मात्रा के आधार पर मात्रात्मक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यानी दरो विलयनों के वाष्प दाब के संबंध में राउल्ट ने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, उन्हीं के नाम पर राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राउल्ट का नियम। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वास्तव में राउल्ट का नियम होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे राउल्ट का नियम, या ऐसे लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज
या मोल अंश भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज के या मोल अंश के समानुपाती होता है। ये हो गया, ठीक है। ये है राउल्ट का नियम कि एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का या किसी अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उस अवयव के मोल प्रभाज के, उस अवयव के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हो गया राउल्ट का नियम, यानी किसी भी विलयन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर किसी भी घटक का, मान लो किसी विलयन के अंदर जो है किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो निर्भर करता है कि उस विलयन के अंदर उस घटक के कितने मोल प्रभाज उपस्थित हैं, यानी उस घटक के मोल प्रभाजों के ऊपर डिपेंड करता है उस घटक का आंशिक दाब, यानी किसी भी घटक का जितना आंशिक दाब होगा उतनी ही मात्रा में क्या होंगे, उस विलयन के अंदर उसके मोल प्रभाज होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मोल प्रभाज क्या होता है, तो मोल प्रभाज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मोल प्रभाज क्या है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम को एक बार फिर से आप लोग जो है समझ लीजिए। क्या बताया गया कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का जो आंशिक दाब होता है या किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब होता है, उस विलयन के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। क्या है कि माना विलयन में अवयव ए व बी हैं, ए व बी हैं, बी तथा यानी माना विलयन में अवयव ए व बी हैं, अवयव ए व बी हैं तथा उनका आंशिक दाब, उनका क्रमशः आंशिक वाष्प दाब भी लिख सकते हैं, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, क्या है, PA व P2 सॉरी PB, ठीक है, PA व PB है तथा उनका मोल प्रभाज मतलब इन अवयवों का मोल प्रभाज क्रमशः XA व XB है। तो ठीक है, बताया गया कि माना विलयन में दो घटक, ठीक है, अवयव A व B हैं तथा उनका क्रमशः आंशिक वाष्प दाब क्या है, PA व PB है, और उनका मोल प्रभाज क्या है विलयन के अंदर, XA व XB है। तो ऐसी स्थिति में राउल्ट के नियमानुसार, क्या, राउल्ट के नियमानुसार, तो आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जगह है कुछ, चलो जगह है कुछ, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राउल्ट के नियमानुसार है। तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, राउल्ट के नियमानुसार PA समानुपाती होता है किसके, XA के, यानी किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है विलयन में, किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस विलयन के अंदर उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो PA समानुपाती हो जाएगा XA और PB समानुपाती हो जाएगा XB, PB समानुपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पर अगर हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा पी बी, ठीक है। पी बी बराबर हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया राउल्ट के नियमानुसार, यानी किसी भी बिलियन के अंदर जो है, बिलियन के अंदर किसी भी घटक का या अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर फार्मूला क्या निकल के आया, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें पी बी क्या है, पी ए क्या है, ये आंशिक दाब है घटक ए का, और पी बी क्या है, आंशिक दाब घटक बी का। एक्स ए क्या है, ये है मोल प्रभाज घटक ए का, और एक्स बी क्या है, घटक जो है घटक बी का मोल प्रभाज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पी ए नॉट और पी बी नॉट आया है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ पी ए नॉट व पी बी नॉट शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में क्या है, द्रव के वाष्प दाब है, द्रव के वाष्प दाब है, ठीक है। यहाँ पर जो पी ए नॉट है और पी बी नॉट है, ये क्या है, शुद्ध अवस्था में द्रव के वाष्प दाब है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी दोनों जो घटक हैं, दोनों अवयव हैं, तो उनके क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब हम लोग बात करेंगे अवयव ए का मोल प्रभाज, अवयव यानी जो घटक ए है उसका मोल प्रभाज, अवयव ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो ये हो जाएगा एक्स ए। अब अवयव ए का जो मोल प्रभाज होता है, तो मोल प्रभाज बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, एन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ये हो गया हमारा अवयव ए का मोल प्रभाज। और अवयव बी का मोल प्रभाज, अवयव बी का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अवयव ए का मोल प्रभाज और अवयव बी का मोल प्रभाज। यानी अवयव ए का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, यानी घटक ए के मोलों की संख्या और बटा बिलियन के अंदर कुल मोलों की संख्या आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यानी घटक ए, यानी जिस घटक का मोल प्रभाव देखना चाहते हो तो घटक ए के मोलों की संख्या, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, मोल है, यानी मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या और बटा बिलियन के अंदर कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों का मतलब विलय के मोलों की संख्या या घटक ए की मोलों की संख्या प्लस घटक बी के मोलों की संख्या, आप जैसा बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अवयव बी के मोल प्रभाज की बात करें तो जिस घटक का मोल प्रभाज आप यहाँ पर देखना चाहते हैं उसके मोलों की संख्या और बटा कुल मोलों की संख्या, या विलय, या ऐसा भी बोल सकते हो घटक ए के मोलों की संख्या और प्लस घटक बी के मोलों की संख्या। तो ये हो गया हमारा जो है घटक का मोल प्रभाज। तो बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं आगे। हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था अभी, कौन सा नियम पढ़ा था भैया, नियमानुसार हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, P इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पर क्या है कि पी ए बराबर क्या है, पी ए प्लस पी बी।
अब यहाँ पर देखो पी ए बराबर क्या है, पी ए नॉट एक्स ए है और पी बी बराबर है पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये 2 है, समीकरण 1 व 2 का मान, ठीक है, 1 व 2 का मान, 1 व 2 का मान उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो अब इस समीकरण में हम लोग इस समीकरण का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है P बराबर, और यहाँ पर क्या है, PA है। तो PA का मान कितना देगा, PA नॉट एक्स ए। तो यहाँ लिख देंगे PA नॉट एक्स ए और प्लस यहाँ लगा है, प्लस लगाएंगे। PB बराबर कितना दिया गया, PB बराबर दिया गया PB नॉट एक्स बी। तो यहाँ दिया गया PB नॉट एक्स बी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, P बराबर आ गया, यानी बिलेन का वाष्प दाब बराबर हो गया PA नॉट एक्स ए और प्लस PB नॉट एक्स बी। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं, कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, यानी घटक A का मूल प्रभाज प्लस घटक B का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्स ए को रोक लेते हैं, क्या एक्स ए को रोक लेते हैं और एक्स बी को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इधर प्लस में है एक्स बी, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बन गया, यहाँ पर बन गया एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब यहाँ पर एक्स ए का मान क्या है, 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पर देखिए एक्स ए है, एक्स ए और एक्स ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए के स्थान पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पी ए नॉट यानी ब्रैकेट्स हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए नॉट जो है 1 से गुणा करेगा तो यहाँ हो जाएगा पी ए नॉट, ठीक है, और फिर माइनस और पी ए नॉट एक्स बी क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी, यानी पी ए नॉट एक्स बी से गुणा करेगा तो पी ए नॉट एक्स बी हो जाएगा। और यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे और पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे P बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों पदों में देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स बी कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक्स बी। तो यहाँ लिखेंगे पी ए नॉट प्लस एक्स बी, दोनों कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एक्स बी, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर है पी ए नॉट, ठीक है, पी ए नॉट और यहाँ है पी बी नॉट, और लेकिन यहाँ पी बी नॉट प्लस में है और यहाँ पर पी ए नॉट माइनस में है, तो हम इस पक्ष को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, पी बी नॉट माइनस जो है पी ए नॉट हो जाएगा, पी ए नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा विलयन का वाष्प दाब जो है निकल के आ गया, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हमारा ये भी हो गया, और इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं समीकरण, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया 2, और इसको मान लेते हैं, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो ये समीकरण निकल के आया क्या, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो उम्मीद है आपको विलयन का वाष्प दाब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आप जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर।
ठीक है। अब यार बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, जो कि है विलयन का वाष्प दाब बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है PA नॉट XA और प्लस PB नॉट XB। ठीक है, ये हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा है विलयन के वाष्प दाब को लेकर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर P यानी विलयन का वाष्प दाब और इन घटकों के मोल प्रभाज यानी XA और XB को ले करके अगर हम लोग ग्राफ खींचें यानी ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ चलो, अब यहाँ पर क्या लेना है, एक तो विलयन का वाष्प दाब है और दूसरा क्या है विलय, और यानी दो घटकों के मोल प्रभाज हैं। तो यानी हमारा यहाँ पर जो ये अक्ष देख रहे हो इस पर हम क्या लेंगे, मोल प्रभाज लेंगे। क्या लेंगे, मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हो। ठीक है, और ऊपर का जो अक्ष है इस पर हम लोग जो वाष्प दाब लेंगे, क्या लेंगे, वाष्प दाब। अब अगर हम लोग इन पॉइंटों की बात करें, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट पर XA यानी घटक A का जो मोल प्रभाज होगा वो 1 होगा। क्या होगा, घटक A का जो मोल प्रभाज होगा वो 1 होगा, और घटक जो B है या अवयव जो B है उसका मोल प्रभाज क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि घटक A और घटक B के मोल प्रभाजों का योग जो होता है वो 1 होता है। तो अगर यहाँ पर XA बराबर 1 हो गया तो XB बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि XA की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन XB की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। यानी जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी तो XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग एक बात समझें तो यहाँ पर क्या है, घटक A का मोल प्रभाज बहुत ज़्यादा है। तो अगर घटक A का मोल प्रभाज बहुत ज़्यादा है तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए इसका वाष्प दाब यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है इसको हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर अब यहाँ पर जो है घटक B जो है इसका मोल प्रभाज क्या है, 0 है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर 0 ही होगा। अब अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर घटक A का मोल प्रभाज क्या है, 0 है, लेकिन घटक B का मोल प्रभाज क्या है, ज़्यादा है। तो यानी घटक B का मोल प्रभाज 1 है तो इसका वाष्प दाब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इस घटक का जो है वाष्प दाब है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इधर जो है x अक्ष पर आगे की ओर चलते हैं तो होता यह है कि मोल प्रभाजों की जो मात्रा होती है वो इधर जाने पर क्या होता है, घटक A का मोल प्रभाज क्या होगा, आगे की ओर जाएंगे तो घटक A का मोल प्रभाज घटेगा, लेकिन घटक B का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर घटक A का मोल प्रभाज अगर घट रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर घटक A का मोल प्रभाज अगर आगे जाने पर घट रहा है तो इनका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर आगे जाने पर घटक B का मोल प्रभाज यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, तो अगर घटक B का मोल प्रभाज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इनको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये किसको दिखा रही है, ये जो है घटक A के मोल प्रभाज और उसके वाष्प दाब को दिखा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है घटक A का वाष्प दाब यानी PA क्या है, PA समानुपाती है किसके, XA के, यहाँ पर, या इस PA समानुपाती XA लिख सकते हैं या PA बराबर लिख सकते हैं PA नॉट XA। ठीक है,
तो यानी ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, ये घटक ए के मोल प्रभाज और इसके वाष्प दाब को दिखा रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोल प्रभाज घट रहा है और मोल प्रभाज घटने के कारण, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे तो मोल प्रभाज भी घट रहा है और वाष्प दाब भी घट रहा है। लेकिन वहीं पर घटक बी, यानी जब हम आगे की ओर चलेंगे तो घटक बी का जो मोल प्रभाज होगा वो बढ़ेगा, और घटक बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो रेखा है, ये क्या बता रही है, PB समानुपाती XB। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन क्या दिखा रही है, घटक ए के मोल प्रभाज और वाष्प दाब को दिखा रही है, और ये जो दूसरी लाइन है ये घटक बी के मोल प्रभाज और जो है वाष्प दाब को दिखा रही है। अब अगर इन दोनों, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, घटक ए का मोल प्रभाज है, यानी शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं PA0। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पर जो घटक दूसरा है इसका शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा PB0, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर घटक ए का मोल प्रभाज भी ज़्यादा है, और घटक ए का मोल प्रभाज ज़्यादा होने से उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा है, और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वो PA0 से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर घटक बी का जो मोल प्रभाज है वो 1 है, तो शुद्ध अवस्था में हो गया इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, PB0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम PA0 और PB0 को अगर हम एक लाइन के द्वारा मिलाते हैं, ठीक है, एक रेखा के द्वारा, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ये रेखा जो है, सॉलिड लाइन जो है, ये किसको इंगित कर रही है, ये विलयन के वाष्प दाब को इंगित कर रही है, जो कि विलयन का वाष्प दाब बराबर क्या होता है, P = होता है PA + PB। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखा जो है क्या दिखा रही है, PA + PB को दिखा रही है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी इधर आगे की ओर जाने पर क्या होता है, मोल प्रभाज बढ़ता है, और ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता है। तो जब आगे की ओर जाएंगे तो घटक ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, घटेगा, और घटक बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा, और घटक ए का मोल प्रभाज अगर घटेगा तो इसका वाष्प दाब भी घटेगा, और घटक बी का मोल प्रभाज अगर बढ़ेगा तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो है आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है इस ग्राफ से संबंधित कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये जो समीकरण है, ठीक है, समीकरण, इस समीकरण से हम लोग इस समीकरण से, इस ग्राफ से हम लोग जो है कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब जो होता है, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं लोग यहाँ पे, या ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 4 से ज्ञात होता है। समीकरण 4 अभी हम लोगों ने पढ़ा था, समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 से ज्ञात होता है कि, या यहाँ पे ऐसा ना लिखें, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ग्राफ से ज्ञात होता है, ऐसा लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ग्राफ से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि PA0, ठीक है, PA0 जो है विलयन का सबसे न्यूनतम वाष्प दाब है। ठीक है, PA0 क्या है, विलयन का न्यूनतम वाष्प दाब है, जबकि PB0 क्या है, विलयन का अधिकतम वाष्प दाब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफ से ज्ञात होता है कि PA0 विलयन का न्यूनतम वाष्प दाब है, तथा PB0 विलयन का अधिकतम वाष्प दाब है, ठीक है, वाष्प दाब है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, यानी यहाँ पर विलयन का अधिकतम जो वाष्प दाब है वो PV नॉट है और न्यूनतम वाष्प दाब जो है वो क्या है, PA नॉट है। तो ये हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पर इस ग्राफ से एक बात और स्पष्ट होती है कि अगर विलयन का न्यूनतम वाष्प दाब PA नॉट है और अधिकतम वाष्प दाब PB नॉट है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि घटक A का जो घटक A है और घटक B, ठीक है, इनमें घटक A जो है वो कम वाष्पशील है, किससे, घटक B से, क्योंकि यहाँ पर घटक B का मूल प्रभाज उतना ही है जितना यहाँ पर घटक A का है। तो यहाँ पर घटक B का मूल प्रभाज ज़्यादा है, घटक B का वाष्प दाब ज़्यादा है और घटक A का वाष्प दाब यहाँ पर कम है। तो इससे ये साबित होता है कि घटक A का वाष्प दाब जो है घटक B की तुलना में क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई ना। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक, और उम्मीद है ये आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार जो है इसका रिवीजन कर लीजिएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।